हेलो फ्रेंड, हम लोगों ने देख लिया कि पौधे में पोषण कैसे होता है ना। और ये तुम्हारा जो सूक्ष्मजीव होते हैं उसमें पोषण कैसे होता है। आज हम लोग देखेंगे कि मानव प्राणी में पोषण कैसे होता है। ठीक है, वो भी हम लोग पूरे डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मानव प्राणी का जो पोषण होता है उसे समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या है, अगर ग्राफ से हम लोग किसी भी चीज़ को समझते हैं तो उसे समझने के लिए क्या होता है, किसी भी चीज़ को समझना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। किसी भी चीज़ को ग्राफ से समझने से तो सबसे पहले बता दूं कि ये जो होता है यहाँ पे सबसे पहले ये हम लोग ग्राफ से समझने के लिए क्या है, ये जो होता है मुख होता है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं ग्रास नली। और ये जो होता है ग्रास नली से सीधे ये वाला जो पार्ट्स होता है इसको तो हम लोग कलर करके समझते हैं। ये जो होता है ये तुम्हारा ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं अमाशय के जस्ट जो नीचे रहता है ये जो पत्ती नुमा स्ट्रक्चर होता है इसे बोलते हैं अग्नाशय। ठीक है, और ये जो सर्कुलर होता है ये इसको हम लोग बोलते हैं छोटी आंत। और ये जो नली होता है ये कहलाता है बड़ी आंत। और ये जो होता है मल द्वार। अभी सबसे पहले हम लोग क्या है कि इसके सिंपल स्ट्रक्चर समझेंगे। और भी होता है, यहाँ पे यकृत होता है और बहुत सारे ग्लैंड होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या है इसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग जो करने वाले हैं ये जो होता है कि ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले मानव प्राणी में जो पोषण होता है वो विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मानव प्राणी में जो पोषण होता है किस किस प्रक्रियाओं से गुजरता है। सबसे पहले जो होता है भोजन जो होता है कहाँ पे जाता है, मुख में जाता है। ठीक है, पहले मुख से जब भोजन अंतग्रहण होता है तो कहाँ पे जाता है, ग्रास नली में जाता है। ठीक है, ग्रास नली। फिर ग्रास नली से भोजन कहाँ जाता है, अमाशय में जाता है। ग्रास नली से अमाशय। फिर अमाशय से होता हुआ जो भोजन होता है वो छोटी आंत में प्रवेश करता है। आंत में फिर छोटी आंत से भोजन जो होता है यहाँ से ये जो होता है यहाँ से ये बड़ी आंत में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, बड़ी आंत में प्रवेश करता है। बिल्कुल हम लोग अच्छी से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि मानव मुख में भोजन को हम लोग क्या करते हैं, अंतग्रहण करते हैं। यानी किसी भी भोजन को हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग सबसे पहले क्या होता है अंतग्रहण होता है तो हम लोग क्या करते हैं किसी भोजन को सबसे पहले हम लोग मुख में क्या किया, अंतग्रहण किए। अंतग्रहण करने में जो भोजन होता है वो हमारे मुख के साथ जो होता है लार ग्लैंड जो होता है, सलेवरी जो ग्लैंड होता है उससे मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले भोजन का अंतग्रहण होता है। मतलब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अंतग्रहण के बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले भोजन का क्या होता है, अंतग्रहण होता है। जब भोजन का अंतग्रहण मानव मुख में होता है तो वहाँ पे क्या होता है, एक लार ग्रंथि पाया जाता है। लार ग्रंथि में जो होता है टाइलिन और इमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है जिनकी भोजन के पाचन में भी भूमिका होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जब भोजन हम लोग अंतग्रहण करते हैं तो उसमें क्या होता है, मानव मुख में जो होता है लार ग्रंथियाँ पाया जाता है। लार ग्रंथि पाया जाता है ना। अंतग्रहण करने के बाद मानव मुख में जो होता है लार ग्रंथि पाया जाता है। लार ग्रंथियों में क्या होता है कि लार ग्रंथियाँ पाया जाता है।
इस लार ग्रंथियां में जो होता है, मानव मुख के जो लार ग्रंथियां होता है, इसमें क्या होता है, इसमें टाइलिन या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं एमाइलेज होता है, एमाइलेज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम भोजन अंतग्रहण किए तो मुख में गया, मुख से क्या हुआ, मुख में सलेवरी ग्लैंड पाया जाता है, लार ग्रंथियां पाया जाता है। लार ग्रंथियां में क्या होता है, टाइलिन एंजाइम होता है या उसी को हम लोग एमाइलेज कहते हैं। इसकी आगे हम लोग देखेंगे कि इसकी क्या भूमिका होता है। सबसे पहले जो होता है मानव लार में जो होता है, मानव लार में 98% क्या होता है, जल होता है तथा 2% जो होता है इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा जो मात्रा होता है मानव लार में वो क्या होता है, जल की मात्रा होती है जो 98% होता है। उसके बाद क्या होता है 2% इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट एक प्रकार का एंजाइम होता है जो छोटे जीवाणु मानव मुख द्वारा जो प्रवेश करते हैं भोजन के साथ, उन्हें क्या करते हैं, हटाने का काम करते हैं। जैसे इस इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा जो होती है जानवरों में अधिक पाया जाता है। जिस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जब जानवर में किसी प्रकार का चोट लगता है तो क्या करते हैं, वो अपने चोट की जगह पे क्या करते हैं, चाट करके आसानी से उस जीवाणु को या उस जख्म को खत्म करते हैं। वो जो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट के कारण होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टाइलिन, यहाँ पे टाइलिन समझते हैं। टाइलिन जो होता है, टाइलिन के बारे में थोड़ा समझते हैं। टाइलिन जो होता है यह अम्लीय माध्यम में कार्य करता है। टाइलिन जो होता है यह अम्लीय माध्यम में कार्य करता है, अम्लीय माध्यम में कार्य करता है, माध्यम में कार्य करता है। ठीक है, यानी टाइलिन जो होता है ये अम्लीय माध्यम में कार्य करता है। टाइलिन एक प्रकार का क्या होता है, टाइलिन जो होता है यह एक प्रकार का क्या होता है कि ये एंजाइम होता है, एंजाइम होता है। क्वेश्चन में कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या इसका थ्योरेटिकल देखेंगे, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव, यहीं से हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। टाइलिन जो होता है अम्लीय माध्यम में कार्य करता है। यही टाइलिन एमाइलेज का जो कार्य होता है, इसका कार्य जो होता है, इसका हम लोग थोड़ा कार्य समझने की कोशिश करेंगे। इसका कार्य जो होता है, टाइलिन का जो कार्य होता है, ये क्या करता है, यह जो होता है ये भोजन के यानी कार्बोहाइड्रेट को जो होता है वो क्या करता है, सरल शर्करा में परिवर्तित कर देता है। यानी टाइलिन जो होता है, जो मानव मुख द्वारा भोजन को जो ग्रहण किया जाता है, उस भोजन में मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उस कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, वो सरल शर्करा में परिवर्तित कर देता है। तो इसका कार्य जो होता है कि कार्बोहाइड्रेट का सरल शर्करा में परिवर्तित कर देता है, सरल शर्करा में बदल देता है। जैसा कि हम लोग देखें कि इसका जो टाइलिन या इमाइलेज का कार्य क्या होता है, इमाइलेज या टाइलिन का जो कार्य होता है वो भोजन के जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में बदल देता है। कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का क्या होता है, ये स्टार्च होता है। हम बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है या एक प्रकार का क्या होता है, ये स्टार्च होता है। यानी स्टार्च को क्या बोल सकते हैं, स्टार्च को शर्करा में चेंज करता है। तो हम लोग देखते हैं कि जब मानव मुख द्वारा भोजन का ग्रहण किया जाता है तो मुख में क्या होता है, सबसे पहले भोजन अंतग्रहण करने की जो भोजन जो होता है मुख में लेने की जो विधि होता है उसको हम लोग अंतग्रहण करते हैं। जब भोजन अंतग्रहण हो जाता है तो भोजन जो होता है मुख में जो होता है वो लार ग्रंथि पाया जाता है। उस लार ग्रंथिया में क्या होता है, टाइलिन तथा इमाइलेज पाया जाता है। ठीक है, जो मानव लार में 98% क्या होता है, जल होता है।
हम लोग देखें कि जो टाइलिन का कार्य क्या होता है, सीधा जो अम्लीय माध्यम में कार्य करता है, ये जो होता है टाइलिन का कार्य जो होता है वो भोजन में मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको सरल शर्करा में परिवर्तित कर देता है। यानी कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का स्टार्च होता है, इस स्टार्च को शर्करा में चेंज करने का काम करता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि मानव मुख में क्या होता है, भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एक पॉइंट दे करके कि भोजन का पाचन का जो शुरू होता है, पाचन का शुरू जो होता है, शुरू मानव मुख में होता है, मानव मुख में होता है। नोट करके एक पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि सबसे पहला यानी मानव मुख में या मानव में सबसे पहला भोजन में मिलने वाला कौन सा एंजाइम होता है, तो इमाइलेज एंजाइम। यानी इमाइलेज एंजाइम जो होता है मानव मुख में सबसे पहला मिलने वाला एंजाइम होता है। तो मानव भोजन में यानी भोजन में मिलने वाला पहला एंजाइम जो होता है, भोजन में मिलने वाला पहला एंजाइम इमाइलेज होता है, इमाइलेज होता है। अभी हम लोग देखें कि अंतःकरण के बाद क्या होता है। अंतःकरण में जो लार ग्रंथि होता है उसमें क्या पाया जाता है, लार ग्रंथि जो होता है इसमें इमाइलेज की क्या भूमिका होता है। सबसे पहले भोजन के साथ क्या होता है, इमाइलेज नामक एंजाइम मिलता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मानव का पाचन जो होता है ये मानव मुख में ही शुरू हो जाता है। और एक बात और यहाँ नोट करने की बात होता है कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि मानव जो मुख होता है उसमें क्या होता है कि जो दांत की जो भूमिका होती है वो फिजिकल पाचन में सहायता करते हैं। यानी मानव मुख होता है यानी दांत जो होता है वो भौतिक पाचन में सहायता करता है। थोड़ा सा है एक पॉइंट और नोट करते हैं, दांत जो होता है, दांत का कार्य क्या करता है, यह जो होता है भौतिक पाचन में सहायता करता है। उसके बाद क्या होता है, जब भोजन लार ग्रंथि से मिल जाता है और यहाँ पे जब स्टार्च का कार्बोहाइड्रेट का जब सरल शर्करा में परिवर्तित हो जाता है तो भोजन धीरे धीरे क्या होता है, वो ग्रास नली में आता है। ठीक है, तो भोजन धीरे धीरे क्या होता है, ग्रास नली में आता है। अभी हम लोग देखें कि सारा फंक्शन अंतःकरण के बाद क्या होता है। अब क्या होता है कि भोजन का जब कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होता है सरल शर्करा में होता है तो धीरे धीरे क्या होता है, भोजन ग्रास नली में जाता है। तो हम लोग थोड़ा सा ग्रास नली के बारे में नोट करते हैं। ठीक है, भोजन का जब कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है और जब अम्लीय माध्यम में टाइलिन द्वारा बन जाता है तो भोजन जो होता है वो ग्रास नली में परिवर्तित कर देता है। और एक बात यहाँ पे नोट करने का है कि ये जो ग्रास नली में भोजन होता है उसमें किसी प्रकार का एंजाइम नहीं मिलता है। ठीक है, ग्रास नली में जो होता है, यहाँ सबसे पहले करेंगे ग्रास नली। ठीक है, तो ग्रास नली जो होता है इसमें भोजन क्या होता है कि ग्रास नली में प्रवेश करता है अंतःकरण के बाद। ग्रास नली में इसमें क्या होता है, भोजन जो होता है, भोजन ग्रास नली में लगातार क्या होता है कि संकुचन तथा प्रसारण होता है। यानी ग्रास नली में लगातार संकुचन तथा प्रसारण होता है। उस संकुचन तथा प्रसारण से क्या होता है, भोजन क्या होता है धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ग्रास नली में लगातार क्या होता है, लगातार संकुचन तथा प्रसारण होता है। इसी माध्यम से क्या होता है कि भोजन जो होता है वो आगे बढ़ता है। इस लगातार यहाँ पे नोट करने की बात है कि यहाँ पे जो इस लगातार संकुचन तथा प्रसारण गति को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कर्माकुचन गति। कर्माकुचक गति। एग्जाम में आता है कि जो ग्रास नली से भोजन जो होता है
वो आगे किस गति के द्वारा बढ़ता है, तो यहाँ पे हम लोग टिक करेंगे कर्माकुचक गति के द्वारा आगे बढ़ता है। जब यहाँ पे होता है, और यहाँ पे एक और यहाँ नोट करना है कि ग्रास नली में भोजन में किसी प्रकार का एंजाइम नहीं मिलता है यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे कि इसमें जो होता है, इसमें भोजन के साथ किसी प्रकार का एंजाइम नहीं मिलता है, एंजाइम नहीं मिलता है। उसके बाद क्या होता है, भोजन धीरे धीरे क्या होता है, ग्रास नली से कहाँ पे आता है, भोजन धीरे धीरे क्या होता है, ग्रास नली से होता हुआ क्या होता है, ये अमाशय में पहुँचता है ना। भोजन जो होता है ग्रास नली से कहाँ पे पहुँचता है, अमाशय में पहुँचता है। ठीक है, भोजन जो होता है ग्रास नली से अमाशय में पहुंचता है। ये अमाशय का जो आकार होता है वो जे आकृति की होती है। अमाशय के आकार जो होता है अंग्रेजी अक्षर की जे आकृति के समान होता है। अमाशय में लगभग भोजन को 3 घंटा तक मथा जाता है, यानी कि उसके एक ठोस लेई पदार्थ जैसा जो होता है भोजन को अमाशय में बनाया जाता है यानी कि भोजन जो होता है, इसमें भोजन जो होता है 3 घंटे तक रहता है। अमाशय जो में भोजन 3 घंटे तक रहता है, और यहीं पे अमाशय में एक ग्रंथि पाया जाता है, उससे 3 प्रकार के एंजाइम स्रावित होते हैं। सबसे पहले हम नोट करेंगे कि अमाशय से क्या होता है, अमाशय से एक जठर रस निकलता है, अमाशय से जठर रस निकलता है। इस जठर रस में क्या होता है, 3 प्रकार के एंजाइम पाया जाता है ना। यहाँ पे इस जठर रस में इसमें 3 प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। पहला जो होता है हम लोग नोट करेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा जो हो गया इसमें एंजाइम पेप्सिन, और तीसरा जो हो गया एंजाइम श्लेष्मा। अब हम लोग देखेंगे कि जब अमाशय में भोजन प्रवेश करता है तो यहाँ पे क्या होता है कि 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि पहला जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, दूसरा जो होता है एंजाइम पेप्सिन होता है, तीसरा जो होता है ये एंजाइम श्लेष्मा होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इसका कार्य क्या होता है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एंजाइम पेप्सिन का कार्य क्या होता है, उसके बाद हम लोग एंजाइम श्लेष्मा का कार्य क्या होता है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये जो होता है यह भोजन को अम्लीय बनाता है। यह जो होता है भोजन को अम्लीय बनाता है, ऐसा इसलिए करता है कि ये जो होता है भोजन को अम्लीय बनाता है, क्योंकि ये जो एंजाइम पेप्सिन जो होता है वो अम्लीय माध्यम में ही भोजन के साथ रिएक्शन करता है। अब हम लोग देखेंगे कि यह भोजन को अम्लीय बनाता है क्योंकि अम्लीय माध्यम में ही क्या करता है, पेप्सिन इससे अभिक्रिया करता है। तो हम लोग लिखेंगे क्योंकि अम्लीय माध्यम में पेप्सिन क्रिया करता है, पेप्सिन क्रिया कर सके। ये क्या करता है कि इसका काम जो होता है भोजन को अम्लीय बनाता है ताकि जो होता है पेप्सिन इससे क्रिया कर सके। और एक और कार्य होता है कि ये जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को
भोजन के साथ आए हुए जीवाणु को नष्ट कर देता है। भोजन के साथ आए हुए जीवाणु को जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। ठीक है। उसके बाद जब क्या करता है, जब भोजन अम्लीय प्रकृति की पूर्ण रूप से हो जाता है तो क्या करता है, उस पे पेप्सिन जो एंजाइम होता है वो क्रिया करता है। जब भोजन पूर्ण रूप से तो पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन का कार्य जो होता है ये प्रोटीन का पाचन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि पेप्सिन का जो कार्य होता है, यह पेप्सिन जो एंजाइम होता है यह प्रोटीन का पाचन करते हैं। प्रोटीन का पाचन करता होता है। एंजाइम श्लेष्मा का जो कार्य होता है वो क्या होता है कि जब अत्यधिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय ग्रंथि से जब स्रावित होता है, उस अमाशय ग्रंथि को अतिरिक्त हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सुरक्षा करता है। ये जो करता है यानी कि HCl जो अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सुरक्षा प्रदान करता है। हम लोग देखें कि जो भोजन जब ग्रास नली में प्रवेश करता है तो लगातार क्या होता है, संकुचन तथा प्रसारण होता है। ठीक है। उस संकुचन तथा प्रसारण को क्या करता है, कर्माकुचन गति कहते हैं। इस गति द्वारा भोजन जो होता है यह क्या करता है, ग्रास नली या भोजन नली से या ईसोफेगस नली से क्या होता है, भोजन आमाशय में क्या होता है, प्रवेश कर जाता है। आमाशय में भोजन जो होता है वो 3 आवर तक रहता है, जिसमें भोजन को एक ठोस अर्धठोस लेई जैसा पदार्थ बनाने के बाद क्या होता है, उस आमाशय से क्या होता है कि एक जठर रस स्रावित होता है। उस जठर रस में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एंजाइम पेप्सिन और एंजाइम श्लेष्मा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है, यह भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है और भोजन को अम्लीय माध्यम में बनाता है। अम्लीय माध्यम बनाने से यह तात्पर्य होता है कि क्योंकि पेप्सिन जो एंजाइम होता है, ये जो एंजाइम पेप्सिन होता है, ये पेप्सिन एंजाइम जो होता है ये अम्लीय माध्यम में ही कार्य करता है। तो पेप्सिन का कार्य होता है ये प्रोटीन का पाचन कर देता है। प्रोटीन क्या होता है, बहुत सारा अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, यानी हम लोग बोल सकते हैं ये अमीनो अम्ल को विघटित कर देते हैं। प्रोटीन का पाचन यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि मानव प्रोटीन का जो पाचन होता है वो शुरू कहाँ पे होता है, ये आमाशय में होता है। हम लोग नोट करके लिखेंगे, नोट थोड़ा करेंगे, नोट में लिखेंगे प्रोटीन का पाचन जो होता है, प्रोटीन का पाचन आमाशय या पेट में शुरू होता है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग नोट, एग्जाम में हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि मानव शरीर के किस भाग में प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है, और एक होता है कि मानव शरीर में किस भाग से प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोटीन का पाचन तो कहाँ पे शुरू होता है, ये मानव आमाशय में ही यहाँ पे जो होता है प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। जैसा कि पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, उस अमीनो अम्ल को विघटित कर देते हैं, तो छोटे छोटे अणु में बदल देते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे प्रोटीन का पाचन शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है। वो हम लोग देखेंगे कंप्लीट कहाँ पे होता है। दूसरी ओर क्या होता है कि प्रोटीन का आमाशय में शुरू हुआ, और दूसरे और पहला क्वेश्चन जब हम लोग वहाँ पे पढ़ रहे थे, जब लार ग्रंथि, तो उसमें पहला एंजाइम जो मिलता था इमाइलेज का कार्य क्या था, वो कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में चेंज कर देना। यानी कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का क्या होता है, सरल शर्करा होता है, यानी स्टार्च होता है। स्टार्च को क्या करते हैं, उसको हम लोग चेंज कर देते हैं। इस प्रकार से हम लोग देखें कि भोजन जो होता है, भोजन जो होता है किस प्रकार से कौन कौन से एंजाइम के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। अब अगला जो चरण होता है, भोजन जो होता है वो आमाशय में पूर्ण पाचन नहीं होता है, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं कि मानव शरीर के जो आमाशय होता है वहाँ पे भोजन का अधिकाधिक पाचन होता है, लेकिन पाचन का पूर्ण नहीं होता है। उसके बाद भोजन जो होता है धीरे धीरे छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर मल द्वार द्वारा होता है। लेकिन आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट